जम्मू कश्मीर में माइनिंग के मसले को लेकर लगातार जो इशू है वो सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं विक्रम रंधावा जी के गृह निवास पे हूँ और थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए थे जो कि माइनिंग पूरे इस प्रक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विक्रम जी है। विक्रम जी, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे और आपने उनको एड्रेस भी किया और उन लोगों ने अपना कहें कि एक प्रदर्शन भी आपके घर पे किया। क्या कंक्लूजन निकला है, क्या कुछ डिमांड्स हुई हैं और अब क्या आप लोग चाहते हैं और प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची आप लोगों की पूरे इस मसले ये पर? इलीगल माइनिंग का इशू जम्मू में काफ़ी दिनों से चर्चा में भी था, लेकिन हमारे आउटबस्ट होने के बाद ये घर घर की आवाज़ बन गई, क्योंकि जिस जिस की पीड़ा थी वो निकल के बाहर आया है। ये तो अगर आज लॉकडाउन नहीं होता और हमने कोविड के जो SOPs को फॉलो नहीं करना होता, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 5,000 के करीब लोग आए सड़कों पे होते। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाना था उनको संभालना भी। और मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने किसी भी सेक्शन में किसी को भी कॉल नहीं किया है कि हमारी लड़ाई में इसमें हमारा साथ दो। खुद लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। अरनिया है, बिश्ना है, आरसपुरा है, दबलैड है, मीरा साहब है, इधर अखनूर है, इधर बजालता है, तूता दिखुई है, हर तरफ से चौधरी चाटा, यहाँ से लोग खुद 3-4 दिनों से लगातार मुझे कंटेक्ट कर रहे थे कि रंधावा साहब, शुक्र है हमारी आवाज़ को किसी ने बुलंद किया है। मैंने कहा मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री सीख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे 10-12 लोगों के ऊपर अगर इन्होंने पेनल्टी डाली है, वो अपनी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन इस DMO की जातियों की वजह से एक गरीब आज भुखमरी की कगार पे आ गया है। वो गरीब जो इस नेचुरल बेड मटेरियल तवी जो है सदियों से सरकार का और कईयों घरों का रोजी रोटी का साधन रहा है, सदियों से। ये हमारे DMO साहब तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले से तवी रामनगर से लेकर बड़ियाल ब्राह्मणा तक, उसके अगला पोर्शन ये पाकिस्तान में बह जाता है फिर। और माइनिंग बंद होने के बाद हमें लगता था कि माइनिंग बंद हो गई है, हाईकोर्ट ने बंद किया है तो सरकार सख्ती करेगी, तो सब पे करेगी। लेकिन सख्ती किस पे कर दी? सख्ती कर दी गरीब पे, जो 2-4 घोड़े खच्चर लेके रोज 2-3 तोड़े रेता मिट्टी भर के गाँव के अंदर बेचता था, अपना बच्चों का जानवरों का पालन पोषण करता था, उस पर अपना चाबुक DMO साहब ने चला दिया। सख्ती कर दी एक ट्रॉली वाले पे जिसकी बैंकों की किस्तें नहीं वो दे पा रहा था, उसके साथ उस ट्रॉली के ऊपर 2 उसके हेल्पर थे, उनके परिवार की रोजी रोटी थी, उनके ऊपर सख्ती कर दी। सख्ती कर दी एक टिप्पर 2 टिप्पर वाला सप्लायर जो कई वर्षों से बिजली रॉ मटेरियल सप्लाई का काम करता है मार्केट के अंदर, और एक नॉन सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, सीमेंट का भी काम करता है, सरिये का भी करता है, रेत बजरी और तवी से कम निकालता है। जो लोग हम क्रश करते थे यूनिट होल्डर, हमसे लेके आगे पब्लिक को नॉर्मल रेट्स पे बेचता था। हमें भी बंद कर दिया, उनको भी तभी भी आने में बैन कर दिया, उनको कईयों को मजबूर कर दिया कि वो महंगे रेट पे चोरी के दाम में खरीदे, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी चलानी थी। और गरीब का जो है वो गला घोटने का रास्ता जो DMO ने खोला है, उसकी लड़ाई का बिगुल हमने बजा दिया 3 तारीख को। ये अब साधारण लड़ाई थमने वाली है नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हमने खुद इसके लिए गुरेज किया था कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं करने हैं, थोड़े लोगों के साथ हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस DMO को अंजाम पे ज़रूर पहुंचाएंगे और तवी के अंदर जो गरीब की रोजी रोटी इसने बंद की है उसको खुलवाएंगे। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं लॉकडाउन है, तो आज लगभग 30-35 की स्ट्रेंथ में लोग आपके घर पर आए थे, तो वो आपका कोई निर्धारित प्रोग्राम था? मतलब कोई इस तरह से आपने उनको एड्रेस करना था, कोई बुलाया था या अपने आप वो लोग आ गए? देखिए, हमने पिछले सोमवार को आह्वान किया था कि अगले सोमवार को 10 तारीख को अगर इस DMO पे कार्रवाई नहीं हुई और जो पेनल्टीज हम इंडस्ट्री पे इन लोगों ने डाले हैं, सरकार ने कोई नहीं कड़ा कदम उठाया, तो हम DMO के ऑफिस का घेराव करेंगे और कोई बड़ा कदम उठ सकता है। तो उससे पूरे समाज के अंदर एक सिंपैथी की लहर भी हमारे प्रति जागी और लोगों ने यहाँ तक कहा कि रंधावा साहब आप अपने साथ कुछ नहीं करोगे, अगर आपको कुछ होगा तो पहले हमें होगा, आप अपने ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे, आपकी इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और डंके की चोट पे लड़ेंगे। आज मैंने किसी भी व्यक्ति को फोन करके या कॉल करके या मैसेज करके नहीं बुलाया था, ये इच्छा शक्ति से जो लोग आए थे, साधारण तौर पर आए थे। बिल्कुल हमने लॉकडाउन की जो SOPs को पूरा फॉलो करके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रख के तो प्रदर्शन आज DMO के खिलाफ किया है। उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से भी ये LG ऑफिस तक और हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचे कि जम्मू के अंदर इस कोविड के दौरान भी लोग अगर त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखमरी पे आ रहे हैं, तो क्या उसका कारण है, कौन सा वो सरगना है, कौन सा वो ग्रुप है जो तवी का 400 करोड़ का स्कैम करके भी
सरकार की नज़रों से बचा हुआ है। रंधावा साहब, आप कह रहे हैं कि स्कैम है बहुत बड़ा, तो डीएमओ के खिलाफ आप जांच की बात कर रहे हैं, सरकार ने कमेटी भी गठित की है, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ डीएमओ मतलब वही सब प्रक्रिया में इन्वॉल्व है? क्या उन तक ही सर सारी ये पूरी जो मामला है वो उन्हीं पर ही है कि जो भी एलिगेशन लग रहा है सिर्फ उनके ऊपर? देखिए, डीएमओ एक जिम्मेवार नौकरी की पोस्ट है और डीएमओ उस इलाके का मालिक होता है जिस इलाके की उसको डीएमओ बनाया जाता है। जैसे डीएमओ जम्मू अंकुर सचदेवा, डीएमओ का काम होता है कि उसने अपने इलाके की हर उस पॉकेट की सुरक्षा करनी होती है। वो चौकीदार का काम करता है। अगर तो वो वहाँ टेंडर हो चुका है तब भी उसको बीच में रहना होता है कि ठीक से माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, टेक्निकली हो रही है कि नहीं हो रही, 3 मीटर से ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रही, क्योंकि इसकी पूरी गाइडलाइंस होती है माइनिंग एक्ट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी बंद है, बैन है ऑनरेबल हाई कोर्ट की नज़रों में, फाइलों में। लेकिन डीएमओ सब आराम फरमाते हैं एयर कंडीशन ऑफिस में, अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बढ़िया बढ़िया जुल्फें बढ़ाकर फर्स्ट क्लास स्टाइल मारते हैं और अपने करिंदे छोड़ रखे हैं जो चोरी करवा रहे हैं, खुलेआम माइनिंग करवा रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक को है वो काम नहीं करने दे रहे। आम नागरिक की अगर ट्रॉली दिख जाती है उस पर सख्ती पूरी हो रही है, उसको हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी सीज किया जाता है, 50,000 रुपया फाइन लगता है, 10-12 हज़ार रुपये वकील ले जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने ट्रॉली टिप्पर चौकियों थानों के बाहर सड़ते हैं और वो गरीब खून के आंसू रोता है। रंधावा साहब, अभी तक जो जांच का जो पूरा दायरा चल रहा है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है या फिर लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इस समय जो है कोविड के काम में ज़्यादा इस समय फोकस है तो इस वजह से इस ओर उनका ख्याल नहीं जा रहा, या फिर इस समय ये तो कोविड का तो चलो पिछले साल से चल रहा है ना। मुझे लगता है कि ठीक है, ब्यूरोक्रेसी खाली इसी के लिए थोड़ी बनी हुई है कि उसको कोविड का ही काम देखना है। मतलब कोविड की आड़ में चोरी होती रहे, कोविड है उसके बावजूद ट्रॉली चल रही है, टिप्पर चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में कमर्शियल गाड़ी चलना अलाउड नहीं है ना। लेकिन मैं आपको परसों के वीडियोस दे सकता हूँ, हरिपुर और सुहांजना पंचायत के एरिए से सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक 134 ट्रॉली सैंड निकली, 134, और रात को 11 से लेके सुबह 6 बजे तक 40 से ऊपर बड़े डंपर सैंड निकले। वो कहाँ गए भैया? किसको बेच दिए? कहाँ कंज्यूम किए? वो सरकार का बैड मटेरियल था, सरकार का पदार्थ था, उसका पैसा कहाँ गया? वो तो माइनिंग विभाग का जुड़ा पूरा, लेकिन ये तो बिना पुलिस नाके से तो कोई ट्राली निकले ऐसा हो नहीं सकता। तो पुलिस इस मसले पर बिल्कुल मौन है, वो भी दिख रहा होगा साफ तौर पे। अगर आप कह रहे हैं कि इतनी ट्रॉलियां निकली हैं, इतने डंपर निकले हैं, तो नाका से उन्होंने क्रॉस किए होंगे, तो पुलिस की तरफ से कोई मामला ही दर्ज हो रहा है इस तरीके से? कुछ तो दाल में काला है ना। डीएमओ साहब ऐसे तो नहीं भड़कते बेचारे, उसको कुछ तो कहीं ना कहीं से तो होगा ना। ये बहुत बड़ा गैंग है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने इसलिए गुहार लगाई है एलजी साहब से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से कि तवी की माइनिंग खासकर बैन होने के बाद से सीबीआई प्रॉप कराओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यकीनन इमीडिएटली हाई कोर्ट में भी जो पीआईएल लगी उसको कैश कराओ, तवी का टेंडर करके उसकी माइनिंग ओपन कर दो, चोरी सारी खत्म हो जाएगी। जो गरीब भुखमरी की कगार पे आ गया है वो दोबारा काम करेगा, इस तवी के बलबूते पे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उसका चूल्हा जलेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को दुआएं देगा। रंधावा साहब, जिस तरह से ये पूरे मसले को आप उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो फाइन का जब ये पूरा इस समय जो बढ़ाया गया है, जो फाइन बढ़ाया गया है, तब आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब ये पूरा मसला चल रहा था, ट्रॉलीज तब भी निकल रही थी, डंपर्स तब भी निकल रहे थे, खनन तब भी तभी से हो रहा था, तब कोई नहीं बोला। लेकिन अब जब आप लोगों पर जो हैवी फाइन लगा है, अब आप सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो हम लड़ाई तो शुरू से लड़ रहे हैं। जब हाई कोर्ट में माइनिंग स्टे होगी तो हमने हाई कोर्ट में उस पीआईएल के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम लड़ रही है, हमारे लॉयर्स लड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग उस पीआईएल को कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके फेवर में है, वो एक बड़ी बैटरी है। वो लोग इसको किसी न किसी तरीके से डिले करवाने का प्रयास करते रहते हैं कि माइनिंग नहीं खोलनी चाहिए। फिर मैंने एलजी साहब से भी बात करी, मैंने नीतीश्वर साहब से भी बात करी, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करी, यहाँ तक कि हमारे एडवोकेट जनरल, मैंने डीसी रैना साहब से भी बात करी कि ये माइनिंग जो स्टे हुई है ये गैर कानूनी है, इसको खुलवाइए, क्योंकि स्टे के बावजूद भी चोरी हो रही है। और चोरी कौन कर रहा है? मैंने डीएमओ साहब के साथ यही तो पूछा, मेरी उनकी तलखी क्यों हो गई? मैंने उनको बोला भैया करोड़ों रुपए की चोरी होगी, इसकी वसूली कहाँ से होगी? कहता आपसे करूँगा।
मैंने कहा चोरी हो गई 400 करोड़ की, हमें आपने पेनल्टीज डाल दी 10-12 यूनिट होल्डर को, 14 यूनिट होल्डर को 10 करोड़ की। वो आप जबरदस्ती तो हमसे ले नहीं सकते, हमें सेटिस्फाई करोगे। हम चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए, हमारी गाड़ियां पकड़ी नहीं गई, हमारी जेसीबी पकड़ी नहीं गई, माइनिंग प्रोडक्ट हमारे यहाँ से मिला कोई नहीं, तो फिर हम चोर कैसे हो गए? तुम्हारे कागजों में लिखने से थोड़ी विक्रम रावत चोर हो जाएगा, या मेरे बोलने से थोड़ी ना डीएमओ चोर हो जाएगा। मैं तो साबित कर रहा हूं कि माइनिंग हो रही है, दिन को भी ट्रॉली निकल रही है, डंपर निकल रहे हैं, रात को भी निकल रहे हैं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आ रहा है जिन पर्टिकुलर कामों में, खासतौर पर रिंग रोड का काम है या फिर 4 लेन का काम हो रहा है, एलिवेटेड जो सड़क बन रही है, उसके काम के लिए वो हम प्रक्रिया लगा रहे हैं, माल निकल रहा है, लेकिन दूसरे कामों के लिए हमने बंद रखा हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है, सफेद झूठ है। ट्रॉली वाला, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी गायत्री जो है ट्रॉली वाले से सैंड लेगी? गायत्री वालों के अपने डंपर्स हैं, वो खुद माइन करते हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि बड़ी कंपनी यहाँ माइन करे? इलीगल एरिया में, जो एरिया बैन है, वहां से रॉयल्टी नहीं लेनी, ये कौन सा कानून है? अगर आपने रॉयल्टी नहीं लेनी तो उनको 37 करोड़ का गायत्री वालों को जो हर्जाना डाला है वो किस लिए डाला है? उन्होंने 37 करोड़ का हर्जाना अपने पास रखा है, एक पैसा भी सरकार के घर नहीं आया। 200 करोड़ से ज्यादा की माइनिंग जो है वो गायत्री वाले कर चुके हैं। जो काम वो कर रहे हैं सड़क का, सड़क बनाने का मतलब ये थोड़ी है वो मुफ्त में सड़क बना रहे हैं क्या? उस सड़क के पैसे नहीं ले रहे बनाने के, वो सरकार से डबल रेट पे वो काम कर रहे हैं। तो फिर वो माइनिंग का पैसा क्यों नहीं देंगे? हमारे सोर्स का पैसा क्यों नहीं देंगे? ये कौन सा कानून है? और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोकल इंडस्ट्री को, लोकल घोड़े खच्चर वाले को, लोकल ट्रॉली वाले को, लोकल टिप्पर वाले को बैन कर दो। जो बाहर से बड़ा प्लेयर आ गया है उसको सहूलत दे दो और वो सब कुछ बेच डाले। अब आगे आपने क्या तय किया कि आज भी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे आपके घर पे, आगे के लिए क्या है? क्योंकि लॉकडाउन तो 17 तक एक्सटेंड हो गया और आज की डेट आपने रखी थी प्रोटेस्ट के लिए, अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, आगे फर्दर आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारी डीएमओ के खिलाफ जो लड़ाई है वो पर्टिकुलर लड़ाई डीएमओ के खिलाफ नहीं है, वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ है। अगर इसको गवर्नमेंट कल को सस्पेंड भी कर दे, क्राइम ब्रांच के हवाले भी कर दे, हम तब भी लड़ाई लड़ेंगे कि पहले इन्वेस्टिगेट कराओ कि इसके टेन्योर में जो मटेरियल निकला है वो किसने निकाला है और वो कहाँ कंज्यूम हुआ है। अगर स्टोन क्रशर वालों ने निकाला है तो हमें बताओ हमने कहाँ कंज्यूम किया। अगर हमने क्रश किया होगा तो वो कहाँ गया। अगर सेल हुआ तब भी आप देख लो, हमारी सेल्स में से पता लग जाएगा। 2-2.25 साल से हमने काम कोई नहीं किया, पिछले 11 महीने से पावर डिस्कनेक्ट है, जीरो प्रोडक्शन है, काम कोई नहीं किया, तो फिर मटेरियल कहाँ गया? तो ये मुझे लगता है कि ये डीप रूटेड कंस्पिरेसी है। डीएमओ एक मोहरा है, चंद हाथों में खेल रहा है और चंद हाथ उसे पाल रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 20 डीएमओ हैं, एक ही डीएमओ को पीएसओ दिए हैं, उसको पीएसओ दिए हैं, उसके बावजूद भी फील्ड में नहीं जाता है। फील्ड में नहीं जाता, वो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठा है, गाड़ी एयर कंडीशन रखी है, पीएसओ को लेके, अपनी फैमिली को लेके बाजार में घूमता है। कश्मीर में कठिन परिस्थितियों में भी डीएमओ काम कर रहे हैं। मिलिटेंसी का दौर भी था, तब भी किसी डीएमओ को आज तक पीएसओ नहीं मिले। इसको पीएसओ क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो ये एलजी साहब प्रूव करें। आप कह रहे हैं पीएसओ क्यों मिले? उन्होंने तो इस चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन दिया ना कि उनको जान का खतरा है, खास तौर पे जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उनकी फैमिली को तो भी अभी हुआ ना। तो पीएसओ उसको पिछले 4-5 महीने से मिले हुए 2 पीएसओ। ये तो अभी उसने एक पीएसओ और बढ़ा दिया। ये कहीं 2 साल 2 महीने डीएमओ और रह गया ना, ये बोलेगा मुझे जेड सिक्योरिटी में ले आओ। ये इतना लाडल है। साफ तौर पर जिस तरह से माइनिंग को लेकर अभी कोई इशू जो है वो नरम होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से आज भी विक्रम रंधावा के घर में कई लोग थे जो माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, क्रशर स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए इकट्ठा हुए थे। हालांकि अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो साइलेंटली जारी रखा है और आगे भी वो जारी रखेंगे, और मांग ये कर रहे हैं कि इसकी जो जाँच है वो सीबीआई करे, तभी खुलकर आएगा कि जो तवी में जो माइनिंग अभी भी जो जारी है इलीगल तरीके से, और सरकार को पिछले समय में कितने जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है इसकी प्रॉपरली जांच हो, और जो सरकारी खजाना है उसमें पैसे की भरपाई उन लोगों से करवाई जाए जिन्होंने इस दौरान जो है माइनिंग लगातार की है और सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।